जो लोग मुझे अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हसन मुस्तफ़ा हूँ और नस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज जो सेशन रखने का मेन पर्पस था ना, वो ये था कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने नस में कैसे अप्लाई करना है ना। तो नस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप नस की वेबसाइट पे जाएंगे, नस एडमिशन। अच्छा, ये आता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022। ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाता है। ये इनकी मेन पेज है, वेबसाइट का मेन पेज है। ठीक है। तो इसमें देखो, ये आपके जो टेस्ट हैं उनकी उनका ये बताया भी हुआ टाइमिंग। ठीक है। जो सीरीज 1 है, NET 1, वो 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 22 दिसंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन रहेंगी। ठीक है। और उसके बाद 7 दिन के बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट होता है इस्लामाबाद के अंदर, फेस टू फेस टेस्ट होता है। ठीक है। और टेस्ट के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि टेस्ट जो है वो 200 MCQs पे मुश्तमिल होता है, जिसमें से आपके 80 MCQs मैथ के होते हैं। ठीक है। और 60 MCQs फिजिक्स के होते हैं। ठीक है। और 30 MCQs आपके केमिस्ट्री के होते हैं, 20 इंग्लिश के होते हैं, और 10 जो है ना वो IQ के होते हैं आपके। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, जब आप पहली मरतबा इस वेबसाइट पे आते हैं ना, तो वो कहता है कि आप यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन उस उनके लिए होती है जिन्होंने पहले यहाँ पर अकाउंट बनाया होता है नस की वेबसाइट पे। ठीक है। तो क्योंकि अभी तो हम न्यू हैं, हम न्यू न्यू अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जो है ना न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET पे क्लिक करेंगे, या आप क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET। ठीक है। या आपसे यहाँ पर आपका नाम पूछेगा। यहाँ पर मैं अपनी लिख देता हूँ। ठीक है। फादर नेम। ठीक है। और उसके बाद ये जो ईमेल एड्रेस आपने डालनी है ना, ये ईमेल एड्रेस आपने वो वाली डालनी है जो आपकी आप रेगुलर देखते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आता है। और क्योंकि ना ये जिस ईमेल से आप यहाँ रजिस्टर कर लेंगे ना, फिर नस्ट के एडमिशन होने तक आपकी इसी मेल के थ्रू जो है वो नस्ट से कम्युनिकेशन होगी। मतलब उसने कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है, कुछ भी बताना है ना, वो आपको मेल के ज़रिए करेंगे। ठीक है। नो मैसेज, नो कॉल, सिर्फ वो ईमेल करते हैं। तो ये जो ईमेल है ना, आपने बड़ी ध्यान से डालनी है। और वो वाली डालनी है जो आप रेगुलर देखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी डाल देता हूँ। एक मिनट में। 41CME@me। ठीक है। ये हमारी ईमेल आ गई और यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपने इसका, और ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है ना, ये आपने लिखना है इसी तरह जिस तरह कैपिटल उसने मांगा हुआ है, Q। एक मिनट। ये पासवर्ड नहीं, यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल को कंफर्म करना है दोबारा। अच्छा, ये कंफर्म है। हाँ, ऊपर एक वाली मिनट। ईमेल को कॉपी पेस्ट कर दो नीचे। हाँ, यही कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये आपने कंफर्म कर दी और उसके बाद ये आप कोड बता देंगे उन्हें। QXJ
0 0 नहीं, आई थिंक 9 ओ है ओ और 9। ठीक है, ये आपने किया और अब आप इसको सबमिट करेंगे। अच्छा, ये कह रहा कोड कोड गलत है, तो दोबारा डाल लेते हैं X2MLW। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। ये देखें, अब ये सबमिट हो गया। अब वो कह रहा है कि आपको जो आप ईमेल दोगे ना, उसमें आपका एक पासवर्ड वो देंगे। ठीक है, वो पासवर्ड जो है ना वो आपने ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्योंकि वो पासवर्ड जो है ना वो आपका एंड तक चलेगा। जब भी आप वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, लॉग इन करोगे, तो पासवर्ड जो है ना वो ये जो आपको ईमेल पे आएगा ना, ये जिस तरह मेरे पास एक आया हुआ है, तो मैं अभी इसको पुट करता हूँ। तो ये आपने बड़े ध्यान में रखना है। अब हमारा देखें रजिस्ट्रेशन जो है ना वो हो गई है। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम मेरा वही होगा जो मेरी ईमेल है। ठीक है, और पासवर्ड ये वाला होगा जो आपकी ईमेल पे आया। तो मेरे पास जो आया वो 8V8PV। ठीक है, ये आपने पासवर्ड लिखना है और उसके बाद लॉगिन करना है। ये देखें, ये आपके अब आपका ना जो अकाउंट बन गया नस की वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो ये कि जो ही आप इसकी वेबसाइट पे अकाउंट बना के आते हो ना, तो ये स्टार्ट में ही पूछता है, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। ठीक है, क्योंकि हम करना चाहते हैं तो यस लिखेंगे। ठीक है, यस करके यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे इसको। उन्हें पता लग जाएगा कि भाई इसने जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब जो अभी अभी हम जो अप्लाई करेंगे वो टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। टेस्ट के बाद फिर हम चले जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है आपने। ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने इनको देनी है। यही सिर्फ एक पेज का जो है वो आपका एक पेज की इन्फॉर्मेशन है, ये आपने डालनी है। ठीक है, मतलब अगर मैं अपना नाम लिख दूं, मोहम्मद हसन। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। और बस इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुट करूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी। बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे आपका डे आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, ये मेल आ जाएगा। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना CNIC डालना है। ठीक है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फादर का स्टेटस लिखना है, जिंदा है या शहीद हो गए। ठीक है, फादर का प्रोफेशन लिखना है यहाँ पर आपने। अगर यहाँ पर आपका कोई नहीं मिलता ना, आपको जो भी आपका है, तो उसके मुताबिक अदर्स डाल के ना, ये अदर्स, और नीचे आपने लिख देना है कि अदर में कौन सा है। ठीक है, अदर वो डाल दोगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। अगर उसमें कोई है, आपका डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ठीक है, बिजनेसमैन है, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई शॉप चलाते हैं आपके फादर, तो बिजनेसमैन आप लगा सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन लगा के फिर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो फिर पूछते हैं कि कौन से बिजनेसमैन है, क्या काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने फादर इनकम डालनी है, और फादर इनकम जो है आपकी वही आपने डालनी है। ठीक है, मतलब जो आपकी रियल है ना वही डालनी है आपने। और यहाँ पर जो आप इनकम डाल दोगे ना वो याद रखनी है, क्योंकि फिर जो आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है ना उसके अंदर भी वही आपने वही लिखनी है जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए कि आपने यहाँ पर कुछ और लिख दी थी। ठीक है, और फादर इनकम, और फिर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो कुछ और लिख दें। ठीक है, और सॉरी यार, मैं थोड़ा सा ना तबीयत मेरी ख़राब है इसलिए। और उसके बाद हमारे हैं फादर ईमेल। यहाँ पर आपने फादर की ईमेल डालनी है। फादर की नहीं है तो बड़े भाई की डाल दो। ठीक है, बड़े भाई की भी नहीं है ना तो अपनी ही दूसरी ईमेल डाल दो कोई सी।
ठीक है, उस पर भी वो नोटिफिकेशन वगैरह सारे देंगे आपको। उसके बाद है मदर इनकम, मदर नेम डालना है अपने यहाँ पे, मदर का नेम डाल के मदर का स्टेटस लिखना है, फिर मदर्स प्रोफेशन लिखना है। ठीक है, हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ होगा, वो आपने सिलेक्ट कर देना, ये रहा हाउस वाइफ। ठीक है, उसके बाद मदर इनकम है, मदर इनकम आपने डालनी है, अगर कोई भी काम नहीं करती तो ये नन और नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर देना आपने ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल कौन सा होगा, पंजाब का होगा हमारा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा हमारा, जब आप ये सिलेक्ट करोगे ना ये पंजाब, तो ये डिस्ट्रिक्ट बताएगा कि अब यहाँ पे आप खानेवाल लिखोगे तो ये देखें खानेवाल आ गया, ये खानेवाल आ गया। ठीक है, और ये एरिया पूछ रहे हैं अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहर में, और रूरल होता है आप देहात में रहते हैं, तो आप बता दें कि आप किस कहाँ रहते हैं। ठीक है, रिलीजन मुस्लिम होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं आर यू अ स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन का मतलब होता है कि कोई आपको इंजरी वगैरह है, ठीक है, या कोई आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो परमानेंट है, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने नो करना है। फिर डू यू हैव एनी कम्युनिकल केबल डिसीज, अब वही आपका पूछ रहे हैं कोई आपको बीमारी तो नहीं है ऐसी, तो आपने नो लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप ने बताना है कि आप क्या फैमिली के अंदर पहले हैं जो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके कोई बड़े भाई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप नो लिख देंगे, और अगर कोई भी नहीं पढ़ रहा तो आप यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फिर 4 साल जो आपकी नर्स की डिग्री है ना, उसका रिजल्ट भी आपके घर आता होता है। ठीक है, तो यही इसी एड्रेस पे वो भेजेंगे आपको, तो ये आपने बड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो फिर आपने सेम एज अब कर देना है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट कर देना। इस तरह यहाँ पर सिटी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर कंट्री आ जाएगी, और फिर यहाँ पर आपकी रेजिडेंस आ जाएगी। रेजिडेंस का मतलब है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, और या आपका अपना घर है, ठीक है, या रेंट पर है, तो आपने जिस तरह भी, या आपने बताया आपका रेंट पर है या किस तरह। ठीक है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर देना है आपने, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना देना है आपने, कैंडिडेट लिखा हुआ है, देखो ये कैंडिडेट लिखा हुआ है, कैंडिडेट आपने अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप 92 लिखोगे जो हमारा कोड है पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 हिंसे जो आपके होते हैं 30 समथिंग, जो 301 302 जो भी है, और बाकी के जो है वो यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, इस तरह ही आप गार्डियन का लिखेंगे, इसमें आप अपने भाई का लिख सकते हैं, फादर का लिख सकते हैं, ठीक है, मदर का लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप रेजिडेंस, रेजिडेंस बता देनी है आपने कहाँ पर रहते हैं आप। ठीक है, और अदर अगर अदर भी कोई है तो रेजिडेंस का नंबर, मतलब जो आपके घर का कोई नंबर है ना स्पेशल, अगर आपने कोई घर के लिए रखा हुआ तो ये वो होगा, और अगर कोई और अदर आप नंबर देना चाहते हैं इमरजेंसी के तौर पे तो वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे किसी चाचू मामू का दे दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कह रहा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर पेइंग कैडेट। ठीक है, तो ये आपका नो होगा, क्योंकि ये पेइंग कैडेट ये आर्मी वालों के लिए होता है, तो ये हमारा नहीं है इसके मतलब। वो कह रहे हैं कि करंट रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नस्ट कैंपस के अंदर एस12 में होता है। ठीक है, एस12 जो है ना जगह का नाम है, जिस तरह खानेवाल में चौक के ना डिफरेंट आपके, इस तरह ही यहाँ पर ये सेक्टर है एस12, इसका जगह का नाम है ये। ठीक है, जहाँ पर ये नस्ट का कैंपस है, तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो अभी कंप्यूटर बेस्ड है, इनका हैंड रिटन भी होता है टेस्ट, वो कराची में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो आपने यही देना है। उसके बाद आपने बता देना है कि आप ये एफएससी किया आपने, ठीक है, या डिप्लोमा डीएई किया हुआ है, ठीक है, या एओ लेवल्स किया हुआ है आपने। ये बड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पूछेंगे, नंबर वगैरह भी पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया है, या क्या किया है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर बता देना है, मोस्ट प्रॉब्ली प्री इंजीनियरिंग ही होगी। ठीक है, प्री मेडिकल प्री मेडिकल प्री मेडिकल भी है तो कोई इशू नहीं है, आप प्री मेडिकल लिख दें। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्री इंजीनियरिंग। अब ये देखो प्री इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया ना, तो अब आपसे वो मैट्रिक के नंबर पूछेगा, मैट्रिक में आपने कब पास किया, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन कितने हैं, परसेंटेज कितनी है उसकी, और किस स्कूल से किया था। ठीक है, और बोर्ड बता देना मुल्तान बोर्ड है या कोई और बोर्ड है। ठीक है, और इस तरह ही इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, जो लोग अभी सेकेंड ईयर के अंदर है वो लोग सिर्फ इसको फिल करेंगे,
कि वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि उनका भी सेकंड ईयर का रिजल्ट आया ही नहीं है। और जो लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि ना आपका नस्ट के अंदर नस्ट के अंदर अप्लाई करने के लिए ना 60% एफएससी में आपके होने जरूरी है, ठीक है, मैट्रिक में भी, और अगर आप पार्ट 1 अभी आपका आया है तो पार्ट 1 में भी, ठीक है, और पार्ट 2 में भी, ठीक है, मतलब टोटल आपके 60% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक मुझे बच्चा पूछ रहा था कि मैंने वो स्पेशल जो हो रहे हैं ना एग्जाम इम्प्रूवमेंट के, वो दे रहा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे 60% से कम है। तो आप अभी नहीं दे सकते, जब आप वो स्पेशल टेस्ट दे देंगे अच्छी तैयारी करके, अच्छे मार्क्स ले लेंगे, और फिर आप NET 2 में अप्लाई कर दें, ठीक है। या अगर आपकी टेस्ट हो जाते हैं एग्जाम और रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो आप फिर NET 1 में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो सारी आपने करेक्ट दी है, तो आपने यहाँ पर आई सर्टिफाई कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी वो कहता है कि अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, BS आर्किटेक्चर, ठीक है, LLB भी होती है नस्ट के अंदर, बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज भी होती है, आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइन भी होता है, ठीक है, BS केमिस्ट्री भी होता है, BS फिजिक्स होता है, BS मैथ होता है। तो आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग में भी कर देना है, ठीक है, और आपने यहाँ पर ना इनको सबको यस कर देना है, ठीक है, कि अगर हो भी जाता है तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, तो आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन होगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं जाना। उसके बाद आर्किटेक्ट वाला कोई अलग इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसका अलग से टेस्ट होता है, इनका बिजनेस वालों का अलग टेस्ट होता है और LLB वालों का अलग टेस्ट होता है, इसलिए इनको अलग अलग किया हुआ है। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, वो कोई सी भी इंजीनियरिंग आपने करनी है, टेस्ट एक ही होता है, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो 3800 है इसकी फीस, ठीक है। और उसके बाद अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जब ये अभी जो अप्लाई करने का सारा मैंने बताया ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है, ठीक है। इसमें कैसे करना है, आपने पहली प्रेफरेंस देखनी है। अब पहली प्रेफरेंस में आपने वो रखना है जो आप जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और जो जो आप ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने इसमें जाना है, उसको सबसे सबसे पहले नंबर पे रखना है उसको आपने, ठीक है। ये रैंडमली सिलेक्ट करने होते हैं, ये आपने ना इसको ये रैंडमली सिलेक्ट करने होते हैं, आपने इसको ना आपने बड़े ध्यान के साथ करना होता है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है ना, तो पहली प्रेफरेंस से आगे प्रेफरेंसेस चलती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख के ना सॉल्व करना है। अच्छा, तो प्रेफरेंसेस में आपने जिससे आप मिसाल के तौर पे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो आप पहले जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग SMME इस्लामाबाद, ठीक है, तो इस्लामाबाद वाले कैंपस में आप कर देंगे, ठीक है। फिर आप मैकेनिकल ही करना चाहते हैं, ठीक है, और तो आप यहाँ पर होगा रावलपिंडी कैंपस, तो आप रावलपिंडी कैंपस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर लें, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ये जो रावलपिंडी वाला कैंपस है इसमें नहीं आना चाहते तो कोई और सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में आप अपनी मैकेनिकल के बाद आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल है वो ये रख लें, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर है, फिर कंप्यूटर्स है, इस तरह आप इस तरह आपसे ना तरतीब से एडमिशन होगा। अगर पहली लिस्ट में आपका इसमें नंबर बनता हुआ आपका, तो वो इसमें आ जाएगा, नीचे नहीं देखेंगे वो, ठीक है। अगर इसमें आपका नहीं हुआ तो फिर वो सेकंड देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस क्या है इसकी, सेकंड प्रेफरेंस में हो जाता है तो फिर वो नीचे नहीं देखेंगे कि क्या चूज किया हुआ। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ऊपर जो है ना वो रखनी है जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इस्लामाबाद रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बाद मैं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये आपने ये चूज कर दिया, फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर यूज कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने नीचे तक ना इन सबको फिल कर देना, और वो रखने हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं। ऐसे नीचे आके कोई ऐसा नहीं रख देना जिसमें आप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर उसमें एडमिशन हो जाता है बच्चों का, तो फिर वो ना मसला बन जाता है कि वो जाते हैं या नहीं जाते। अभी एक एक लड़के ने यहाँ पर बलोचिस्तान कैंपस में ना रख दी थी अपनी सिविल,
बलूचिस्तान कैंपस में, तो उसका वहाँ पर बलूचिस्तान कैंपस में आया हुआ था नाम, तो अब वो यहाँ से बलूचिस्तान पढ़ने जाता। तो आपने वो रखने हैं जो आप जाना चाहते हैं यहाँ पर, फालतू में नहीं रखने हैं आपने, ठीक है। कोई आपने लो मेरिट वाला रखना है तो आप रख लो, लेकिन रखो इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाले में, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होती है रावलपिंडी में, ये रखनी है, सॉफ्टवेयर होती है रावलपिंडी में, ये रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ। तो ये आपने बड़े ध्यान से रखनी है, और जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर भी सकते हो, मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि ये कैसे रखनी होती है आपने, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, जो है आपकी फ़ीस है वो 3800 है टेस्ट की। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आप जो है वो RS में, मतलब रुपीज़ में आप पैसे पे करेंगे। आप डॉलर में भी पे कर सकते हैं 35, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो $35 पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ें मेरा कह रहे हैं कि आपने जो सारी जो चीज़ें दी हैं वो आपने सही तरीके से दी हैं, ठीक है, कोई उसमें घपला नहीं किया। यहाँ पे एक्सेप्ट करके तो आपने यहाँ पर सेव फॉर्म करना है, तो ये सेव हो जाएगा आपका, और उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप, और उसके बाद आपकी एक ये प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या लिखा है। जो प्रीव्यू आएगा ना, उसके बाद आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन जब आपने सबमिट कर दिया ना, तो उसके बाद आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बाद चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्रीव्यू में जाते हो तो आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन उसके इसके बाद यहाँ से जाने के बाद आपसे ना वो पूछेगा कि सबमिट करें आप, तो सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए जब आप ये फिल करें तो आपने 2-3 मरतबा ऊपर नीचे जाके सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक दी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक अपनी फ़ोटो भी लगानी है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, PNG और GF, और 150 KB की होनी चाहिए, ठीक है। जब कोई अप्लाई कर रहा होगा तो मुझे बता दे कि मैं ये फ़ोटो का ना साइज़ आप रिड्यूस कर सकते हो, तो वो आप रिड्यूस करके यहाँ पे लगा दो। फ़ोटो एक सोबर सी हो, अच्छी सी फ़ोटो हो, वो लगा दो, ठीक है। ज़्यादा स्टाइलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो आई एक्सेप्ट फोटो एंड, ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ से चूज़ करके जहाँ पर भी आपकी पड़ी है, ठीक है, डेस्कटॉप पे पड़ी है तस्वीर, वो आप तस्वीर अप्लाई करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगी जो फोटो आपने अपलोड की है, ठीक है। तो ये सारा आप सबमिट करने के बाद आप इधर आ जाओगे फी इनवॉइस में, ये जो पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना चलान जो है ना, जो टेस्ट का चलान है, वो डाउनलोड कर लोगे, और वो फिर HBL के बैंक के अंदर ना वो पे कर दोगे। वो पे करने के बाद आप, अभी मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अप्लाई नहीं करना, इसलिए मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है। जो आप अप्लाई करोगे तो अब फॉर्म आपने बड़े ध्यान के साथ फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना यहाँ से आके व्यू एंड प्रिंट फी इनवॉइस, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ना, तो इस जगह पे एक ऑप्शन आता है कि आपने कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। तो वो डेट जो है ना, आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी डेट आपके लिए फिजिबल है, ठीक है। 3-4 दोस्त मिलके इकट्ठी एक ना वो आप कर सकते हो, इकट्ठी जो है ना एक ही डेट सेलेक्ट कर लो, ताकि आप इकट्ठे जाके टेस्ट दे सको, ठीक है। तो क्योंकि हमारे खाने वाले से लोग पहली मतलब इस्लामाबाद आ रहे होते हैं, तो अकेले आना ना ठीक नहीं है। तो अकेले आओगे मुश्किल होगी, ठीक है। 2-4 अपने दोस्तों को साथ मिला के इकट्ठा अप्लाई करके, ठीक है, और डेट भी इकट्ठी सिलेक्ट करके, तो एक ही डेट आपकी आ जाएगी। और वो टाइम भी पूछेंगे, टाइम होता है फर्स्ट टाइम भी होता है, सेकंड टाइम भी होता है, ठीक है। तो वो आप देख लो कि कौन से टाइम में आप आसानी से पहुंच सकते हो, फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में। तो इस तरह फिर आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर ना एक जिस तरह वो होती है ना रोल नंबर स्लिप आ जाती है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है। तो जब आप गेट पे जाओगे, वो आप रोल नंबर स्लिप दिखाओगे और अपना ID कार्ड दिखाओगे, ठीक है। ID कार्ड नहीं तो पे फॉर्म, ये 2 चीजें आपको गेट पे दिखानी पड़ती हैं, तो फिर आप अंदर चले जाते हो टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखें यहाँ इस वेबसाइट, इस पेज पे ना ये एंड में लिखा हुआ है नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म। हमने यहाँ पे स्टार्ट में सिलेक्ट किया था ना कि यस मैं करना चाहता हूँ अप्लाई, तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप वहां से नो कर देंगे, फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये देखो यहाँ पर
इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देख के सारा फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हो। हम चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब ये है कि ये फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ना, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये वाला जो हम ये कर रहे थे, ये जरूर क्या कहते हैं ना, आपने फिल करना होता है। अगर वो आपने फिल नहीं किया तो आप नीट बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियस है कि आप पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर स्कॉलरशिप के लिए करेंगे ना, ठीक है। तो आप पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर स्कॉलरशिप के लिए ये यहाँ से जाएंगे ना, तो आप वहाँ पर आसानी से ना सारे फिल कर सकते हैं। अब मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल चला देता हूँ क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा, वरना ये मैं ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता सारा, ठीक है। अब ये वीडियो ट्यूटोरियल चला लेते हैं। इन्होंने वीडियो दी हुई है सारी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। देखो ये लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिटिंग योर एनईटी एप्लीकेशन यू विल बी एबल टू एक्सेस नेक्स्ट फाइनेंशियल एड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ से इस वीडियो को चला लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये नस्ट वालों ने खुद वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपने वो बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप वो बता रहा है कि आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है ना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर इस पे क्लिक करें, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप पे, ठीक है। उससे पहले एक गाइडलाइंस भी देते हैं वो, तो वो कह रहे हैं वो गाइडलाइंस आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। अच्छा, तो ये थोड़ा सा धुंधला है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ना मैं बताता हूँ आपने क्या करना होता है। फैमिली इन्फॉर्मेशन होती है पहले पेज पे, तो फैमिली इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपसे पूछते हैं आपका फादर क्या करते हैं, फिर मदर क्या करती हैं, फिर भाई क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ये वो लेते हैं, ठीक है। और ये एक लेंथी प्रोसेस है सारा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, इसलिए जो डिजर्विंग है वही अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके फादर और मदर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद है सिबलिंग्स इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग कहते हैं बहन भाई को, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, ठीक है। तो आपका छोटा अगर भाई है तो वो कहाँ पढ़ता है, उसकी फीस कितनी है, ठीक है, उसकी फीस कितनी है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो पूछते हैं। और इस तरह फिर आपने अगला जो है वो डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके फादर के ऊपर कितने बच्चे डिपेंडेंट है, मतलब कौन से बच्चे जो छोटे हैं, और कुछ जो है ना जो जिस तरह आपके बड़े भाई होते हैं और वो शादी हो चुकी होती है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कहते हैं कि जिस तरह आप हो अभी अपने फादर से पैसे लेते हो, आपका छोटा भाई है वो फादर से पैसे लेता है, ठीक है, या मदर से लेता है, तो आप डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंट्स की देनी है। फिर आपने इनकम बतानी है इन्फॉर्मेशन, ये सही इस वाले में, इसमें इनकम बतानी है। इनकम आप बताएंगे कैसे बताएंगे इनकम जो है आपने अपनी फादर की, अगर कोई बड़ा भाई काम करता है उसकी, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद है हाउस इन्फॉर्मेशन, हाउस इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछते हैं कि कितने मरले का आपका घर है, ठीक है, कोई और भी आपकी कोई जगह है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, प्रॉपर्टी में यही आपके पास कोई आपके पास कोई जो है सोना वगैरह है या नहीं, कोई जगह आपके पास है, ठीक है। लोगों के पास जिस तरह आप किले के किले होते हैं, तो वो आपने सारी बतानी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूटिलिटी बिल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स में आपके सुई गैस के बिल, ठीक है, और आपके बिजली का बिल, ठीक है, और इंटरनेट का बिल अगर आपका आता है तो ये सारे बिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके एडिशनल एसेट की इन्फॉर्मेशन, एडिशनल एसेट में इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई अलग से सोना वगैरह तो नहीं पड़ा, ठीक है। एडिशनल एसेट का मतलब ये है, ठीक है, अलग से आपके पास कोई सोना वगैरह तो नहीं पड़ा, कोई आपका कोई ऐसा घर हो जो आपने रेंट पे दिया हो किसी को, ठीक है, कोई दुकान हो ऐसी जो आपने रेंट पे दी हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे डालनी है आपने। फिर फिर उसके
फिर उसके बाद आपने बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने भाई का अगर अकाउंट बना हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, फादर का बना हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। अब उसके बाद देखो तो ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन है। ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने बताना है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, कितने मोटरसाइकिल हैं, कार है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, 70% दी जाए, 100% दी जाए, 50% दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछते हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऐसे भी लिखना होता है कि आप क्यों एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो जो अप्लाई करेगा ना वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, मैं उसको ये ऐसे वगैरह भी गाइड कर दूंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने जो ये सारी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है ना आपने अकाउंट की, ठीक है, भाइयों की, बहनों की, इनकी स्कूल की जो फीस आती है उसका चालान वो मांगेंगे आपसे। मतलब जो भी आपने ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आखिरी कॉलम के अंदर वो फिल करने होंगे। अब ये देखो ये हर एक के आगे लिखा हुआ है कंप्लीटेड। जब आप पहली मरतबा खोलोगे ना एप्लीकेशन तो ये सारे अनकम्प्लीटेड होंगे, अनकम्प्लीटेड। जब आप इसको फिल कर दोगे, जब यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ गया इसका मतलब ये आपका टिक हो गया, ये आपका फिल हो गया। उसके बाद इस तरह आपने ये सारे कंप्लीटेड करने हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं और आपने इस तरह डॉक्यूमेंट्स फिल करते जाने हैं, ठीक है। सारी आपने एग्री करके फिर उसके बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके पास ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है, ठीक है। टेस्ट की तैयारी करनी है, अच्छी अच्छी टेस्ट की तैयारी करके आपने फिर सारी वो टेस्ट देना है। अगर टेस्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो अगर आप डिजर्विंग हो तो स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है आसानी से, ठीक है। स्कॉलरशिप का इतना मसला नहीं होता। तो ये था सारा प्रोसीजर इसका, नस्ट में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और नस्ट के जो स्कॉलरशिप है उसका ना कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारे टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। टेस्ट की प्रिपरेशन पहले जो सेकंड ईयर वाले हैं ना, जो अब सेकंड ईयर में है, उनके लिए ये है कि वो फर्स्ट ईयर की बुक्स जो है ना, मैथ, फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री एक दिन उठा लें, ठीक है, थ्योरी पढ़े पहले, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हल करके देख लें हर चैप्टर के। आपको हार्डली एक वीक लगेगा सारी बुक्स खत्म करने में फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आपने बस आपने मतलब फिजिक्स की करनी है। फिजिक्स के जो एमसीक्यूज आते हैं वो 60 आते हैं, 60 में से 40 काफ़ी आसान होते हैं, मतलब आसानी से हो सकते हैं। लेकिन जो आगे 20 होते हैं ना वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, ठीक है। तो वो आपने बड़े ध्यान के साथ लगाने होते हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहे होते हैं। तो जब आपने बुक्स पढ़नी है ना, टेक्स्ट बुक पढ़नी है, तो उसके अंदर आपने ना उसकी कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। और इस तरह कर लो कि जब एक चैप्टर हो जाए तो उसके साथ जो भी आपके पास एमसीक्यूज वाली कोई बुक हो, मैथ की हो, फिजिक्स की हो, एक चैप्टर किया उसके साथ उसके एमसीक्यूज कर ली, दूसरे चैप्टर किया उसके साथ उसके एमसीक्यूज कर ली, ठीक है। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे उसके साथ साथ आपने निशान लगा लेने की किताब पे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्लाह ना करे अगर आप NT1 में नहीं होता तो आप NT2 जब तैयारी कर रहे होगे तो आप बिल्कुल स्टार्ट से नहीं करोगे, आपके पास चीज़ें पता होंगी, ठीक है, आपने निशान लगाए होंगे, तो फिर NT2 के अंदर आप अच्छी तैयारी करके जाओगे, ठीक है। तो तैयारी करने का तरीका यही है कि आप मैथ्स एक दिन उठा लें, एक चैप्टर पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद उसके एमसीक्यूज की कोई बुक ले लें, ठीक है, या किसी से देख लें, या ऑनलाइन एमसीक्यूज है मेरे पास, ठीक है, वो मैं आपको दूंगा, वो आप देख लें। मैंने एक चैप्टर किया उसके साथ उसके एमसीक्यूज हल करने की कोशिश की। जब आप हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो इस तरह ही फिजिक्स का और इस तरह ही केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का इतना मुश्किल नहीं आता, पेपर आसान होता है अगर आपने जनरल केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, तो 30 में से आपके 20-25 आसानी से आते हैं। तो आपने 30 के लिए ट्राई करना है कि मेरे 30 के 30 आए, क्योंकि केमिस्ट्री होती है आसान, ठीक है। और मैथ भी आसान होती है, मैथ के 60 में से 80 में से 60 एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो वो आपने ट्राई करना है कि 60 प्लस आपके ना मार्क्स आए इसमें मैथ में। अगर आपके मैथ में 60 प्लस आ जाते हैं ना तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एडमिशन के लिए आपने ना मार्क्स कितने लेने हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। अगर मैकेनिकल में जाना चाहते हो तो आप 150 प्लस लोगे, ठीक है, 150 प्लस की तैयारी करोगे।
मतलब आपने मैक्सिमम लेने की तैयारी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें भी आप जाना चाहते हैं ना, 150 आ जाए ना, 150 प्लस, तो आपका किसी भी उसमें हो सकता है, किसी भी आपकी ना फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपका एडमिशन हो सकता है। तो स्कॉलरशिप का पता कब लगता है? जब आपकी लिस्ट लगती है ना, आपका नाम आता है, ठीक है, तो नाम के साथ ही वो आपको बता देते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है नेस्ट की, कि वो आपको यूनिवर्सिटी आने से पहले ही बता देती है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं। नहीं लगी, ना जाओ, ठीक है। लग गई है तो सो बिस्मिल्लाह आ जाओ, ठीक है। अभी इस बार भी एडमिशन हुए हैं एक दो के, ठीक है, नेस्ट के अंदर स्कॉलरशिप पे, ठीक है। और वो इस आगाही के ही प्लेटफॉर्म से मतलब गाइडेंस लेके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से उनको एडमिशन भी मिला है, स्कॉलरशिप पे भी मिला है, ठीक है। और एक लड़का है जहांगीर हसन, वो पढ़ भी रहा है एचपी के अंदर माशाल्लाह से, ठीक है। और दूसरा हनान है, वो भी, उसका भी एडमिशन हो चुका है, वो भी उसका रावलपिंडी कैंपस में हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जाएगा अभी, उनकी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी अभी, ठीक है। तो ये सारी थी आज का सेशन। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो जरूर पूछे, ठीक है। मैं सबको अनम्यूट करने की इजाज़त दे दी है। अगर ये यासिर, रावीना और अली चौधरी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ही कैन